Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. नेक्स्ट अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ इस चैप्टर के से रिगार्डिंग। बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन दो टाइप के मोशन होते हैं। तो अभी हमने इससे पहले जो चैप्टर्स पढ़े थे वो ट्रांसलेटरी मोशन यानी लीनियर मोशन से कनेक्टेड थे। तो लीनियर मोशन का और रोटेटरी मोशन का या सर्कुलर मोशन का एक डायरेक्ट कनेक्शन है, रिलेशन है। वो रिलेशन साथ साथ समझने से ये पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ में आता है, याद होता है। तो मैं जो सारे सिंबल्स हैं और क्वांटिटीज़ हैं उनका कंपैरिजन बताऊंगा कि सर्कुलर मोशन में जो क्वांटिटीज़ आती हैं या रोटेशनल मोशन में जो क्वांटिटीज़ आती हैं उनका काउंटर पार्ट लीनियर मोशन में क्या होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे एक साइड हम लीनियर मोशन लेंगे, दूसरी साइड सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। और एक एक करके सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे देखेंगे कंपैरेटिवली क्या क्या क्वांटिटीज़ आती हैं हमारे पास। ओके, सो इनमें फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे इसका कंपेरिव काउंटर पार्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं और ये एस, और थीटा और एस का रिलेशन है थीटा इक्वल्स टू एस इंटू आर, सॉरी एस अपॉन आर, थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर। ओके, या एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एस वेक्टर इक्वल्स टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके, नेक्स्ट सेकंड है लीनियर वेलोसिटी या स्पीड। इट इज़ डिनोटेड बाय वी, फॉर्मूला होता है इसका डी एस अपॉन डी टी। और यहाँ पर आएगा ऑफ कोर्स एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड, इसका सिंबल है ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला होगा यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी। इसके अलावा इसका एक रिलेशन होता है वी इक्वल्स टू आर ओमेगा से, एंड वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके, इसके अलावा ओमेगा के कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड और 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट थर्ड है लीनियर एक्सेलरेशन, विच इज़ ए डी वी अपॉन डी टी और डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। और यहाँ पर आएगा इसके साथ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज़ अल्फ़ा डी ओमेगा अपॉन डी टी और डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। और या इसका फॉर्मूला एल्फ़ा इक्वल्स टू सॉरी ए इक्वल्स टू आर एल्फ़ा, ए इक्वल्स टू आर एल्फ़ा, एंड वेक्टर फॉर्म ए वेक्टर इक्वल्स टू एल्फ़ा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज टॉर्क। उससे पहले मास देखते हैं। तो लीनियर मोशन में मास आता है एम, ऑब्वियसली सिंबल इसका, और यहाँ पर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So this is basically represents linear inertia, and it is rotational inertia. इसका सिंबल है कैपिटल I, एंड फॉर्मूला इज m
k square या m r square. m is mass, k is radius of gyration. रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सारी चीज़ें आगे इसी चैप्टर में आएंगी तब वहाँ पे इसे मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा. नेक्स्ट है फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला सिंबल है एफ. फॉर्मूला इसका डी पी अपॉन डी टी और मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे फोर्स का काउंटर पार्ट होता है टॉर्क और टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी, वेयर एल इज़ एंगुलर मोमेंटम एंड एम की जगह आई आएगा, ए की जगह एल्फा आएगा. नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम, दिस इज़ पी और इसका फॉर्मूला है एम वी और यहाँ पर होगा एंगुलर मोमेंटम. इसका सिंबल है एल और इसका फॉर्मूला है एम की जगह आई आता है, वी की जगह ओमेगा, तो एल इक्वल्स टू आई ओमेगा और एल इक्वल्स टू आर पी और वेक्टर फॉर्म में एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. सिमिलरली टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. ओके, नेक्स्ट वर्क डन इन लीनियर मोशन. W इक्वल्स टू एफ डॉट एस और यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होगा वर्क डन बाय टॉर्क W इक्वल्स टू टाउ डॉट थीटा. नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन. is k equals to half mv square and here kinetic energy of rotational motion will be k equals to half I ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे देखो W सिंबल, ये W और ये W दोनों सेम चीज़ें हैं. फॉर्मूला अलग तरह से लिखा हुआ है, ये रोटेशनल कांस्टेंट के टर्म में है, ये लीनियर कांस्टेंट्स के टर्म में है, वेरिएबल्स के टर्म में सॉरी, लेकिन W और W यहाँ पे सेम है. ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी दोनों जगह सेम है तो इनकी डायमेंशन यूनिट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा. सिमिलरली पावर भी, तो लीनियर मोशन में पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम और एफ डॉट वी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पर आ जाएगा पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम तो सेम रहेगा, एफ डॉट वी की जगह टाउ ओमेगा, टाउ डॉट ओमेगा इसका फॉर्मूला हो सकता है, ये आ जाएगा. ओके, तो ये हमारे पास कंपैरिजन है लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के. इनको याद रखना है अच्छे से. पूरा ये चैप्टर है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर ये कंपैरिजन हम याद रखेंगे तो. मास की जगह क्या आता है, लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आता है, ये सारी चीज़ें हैं. इसके अलावा हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही. वो हमने टॉपिक ऑलरेडी वैसे किया हुआ है सर्कुलर मोशन में, मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ. इक्वेशन ऑफ, ये रोटेशनल मोशन आएगा यहाँ पे. ओके, सो इक्वेशंस होती हैं हमारे पास v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. एंड ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है लेकिन एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का. दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. इट इज़ u प्लस ए n माइनस हाफ. सो इनका कंपेरेबल यहाँ पे आएगा 10th फॉर्मूला v फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे v की जगह आएगा ओमेगा विच इज़ एंगुलर फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा एंड t.
Similarly, here we will have omega equals to omega naught t plus half alpha t square. In 12th, we will have omega square equals to omega naught square plus 2 alpha theta. And for angular distance traveled in nth second, angular distance traveled in nth second, formula will be omega naught plus alpha n minus हाफ. ओके, तो ये हमने सारा कंपैरिजन देख लिया है. ये सारी क्वांटिटीज़ पूरे चैप्टर में आने वाली हैं, तो ये हमें यहीं से आइडिया लग जाएगा क्या क्या हमें पता होना चाहिए. फॉर्मूले यहाँ से हमें इजीली बहुत याद हो जाएंगे रोटेशनल मोशन के, क्योंकि कंपेरेबल है. आपने सिंबल्स का इंटरचेंज कैसे होता है वो समझ लिया, तो फॉर्मूले भी इजीली सारे आ जाएंगे. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें ये आएगा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एल्फा. और ये मैं यहाँ पे नहीं करा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सर्कुलर मोशन में करा चुका हूँ आपको. लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में सर्कुलर मोशन मैंने ये ऑलरेडी कराया हुआ है, तो वहाँ से इसको दोबारा देख लेना है. सारे फॉर्मूले इसके जो भी आते हैं, सारी चीज़ें जो वहाँ पे बताई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट कर देना है. तो सेम चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ उन्हें. आगे से स्टार्ट करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क, वो हमें पढ़ना है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टॉर्क. कंसेप्ट ऑफ टॉर्क. इसका दूसरा, टॉर्क का दूसरा मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स. मूवमेंट ऑफ फोर्स. मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये नाम का क्या मीनिंग है मैं बता देता हूँ. मैं अगर किसी भी क्वांटिटी के आगे आप मूवमेंट लगा देते हो, मूवमेंट ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है कि हमें उसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना है. तो ये मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब हुआ कि हमें फोर्स में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना है. एंड डिस्टेंस इंटू फोर्स टॉर्क होता है बेसिकली. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स इज टॉर्क. तो मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क सेम चीज़ हैं. ओके, नाउ इसके क्या डेफिनेशंस वगैरह हैं वो चेक करते हैं. ओके, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क बेसिकली gives us द टर्निंग इफेक्ट. जैसे फोर्स जो होता है वो पुश एंड पुल करता है, वो लीनियर मोशन में मूव कराता है, ट्रांसलेटरी मोशन में मूव कराता है बेसिकली. और रोटेटरी मोशन में मूव कराने के लिए टॉर्क काम आता है. टॉर्क टर्निंग कराता है, टर्निंग का इफेक्ट देता है. गिव्स अस द टर्निंग इफेक्ट. तो अगर कुछ बॉडी मूव कर रोटेट कर रही है तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि उस पर टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे उसका. जबकि कोई बॉडी अगर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो हम वहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे. टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड पॉइंट स्लैश एक्सिस, full stop. It is measured by the product of magnitude of force and perpendicular distance of the line, perpendicular distance of the line of action of the force from the fixed axis of rotation. Okay, so this is complete definition of torque या moment of inertia, moment of force. तो इसकी यहाँ पे फॉर्मूला भी हमें यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी. इट इज़ मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. यहाँ से इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं. तो इसके लिए एक डायग्राम, रफली डायग्राम देखना पड़ेगा. तो डायग्राम इज सपोज दिस. ये एक फिक्स्ड लाइन है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है. सो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड द पॉइंट
फॉर विच वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क इज दिस पी, और यहाँ पे टॉर्क लग रहा है इन दिस डायरेक्शन, टॉर्क इज फोर्स इज़ वर्किंग ऑन दिस डायरेक्शन। ये वो फिक्स्ड पॉइंट है, तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस है वो ये हो जाएगी, लेकिन हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें यहाँ से मिलेगी। अगर ये थीटा है तो ये अगर आर है तो ये आर साइन यहाँ पे आएगा आर कॉस थीटा, ये लेंगे, ये आएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ आर साइन थीटा। दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स ये वाला है, दिस इज़ द लाइन ऑफ फोर्स, और दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। सो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई। तो टॉर्क का फॉर्मूला ये आएगा यहाँ से। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टाउ वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, अदरवाइज वी कैन राइट लाइक दिस आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। तो यहाँ से भी हमें नोन है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है हमें, तो वहाँ पर साइन थीटा ऑलरेडी मेंशन है ऑलरेडी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला। अब इस टॉर्क के फॉर्मूले को हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो टॉर्क का अगर हम वेक्टर को ब्रेक करेंगे आई जे के एक्स वाई जेड के लिए, सो द टॉर्क विल कम आउट टू बी टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जे के कैप, ठीक है। और जो एफ वेक्टर और आर वेक्टर हमें दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से टॉर्क निकाल देंगे। सो एफ वेक्टर अगर एफ एक्स आई कैप दिया है प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, एंड आर वेक्टर इज सपोज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो यहाँ से इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करके हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना ऑलरेडी आता है, तो वो आप खुद कर लेना, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा इसके क्रॉस प्रोडक्ट को। लेकिन डेरिवेशन में अच्छा रहेगा कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसे सॉल्व करके यहाँ पे दिखाओ, अगर ये ज़्यादा मार्क्स में है तो। ओके, सो दिस विल गिव अस द टॉर्क। यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप लिख देना, और इसके अलावा टाउ एक्स और टाउ वाई और टाउ जेड की जो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी वो भी यहाँ से चेक करके लिखना है यहाँ पे वो क्या वैल्यूज़ आती हैं, ये आपको खुद करना है। ओके, नेक्स्ट ये हमने टॉर्क देख लिया, टॉर्क कैसे वर्क करता है। टॉर्क के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कोई भी चीज़ रोटेट करिए तो टॉर्क के कैटेगरी में आएगी। जैसे हमारे जो डोर का मोशन होता है, जब हम डोर को क्लोज या ओपन करते हैं तो डोर एक फिक्स्ड पॉइंट के बाद रोटेट करती है जहाँ पे हिंजेस लगी होती हैं, तो वो भी रोटेटरी मोशन है, तो वहाँ पे भी टॉर्क आप निकाल सकते हो। जो हैंडल है वहाँ पे हमने फोर्स लगाया खोलने या बंद करने के लिए, और हैंडल से हिंजेस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी, और वहाँ से इजीली हम टॉर्क निकाल सकते हैं उसका मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। ओके, सो तो पावर का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी। तो टॉर्क के टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा टाउ इंटू ओमेगा, ये तो हमें क्लियरली पता है। थोड़ा सा फॉर्मल डेरिवेशन इसका कैसे वो देख लेते हैं। सो इन विच वी कैन राइट डी डब्ल्यू, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ डी थीटा, और पावर इज इक्वल्स टू डी थीटा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। सो इट विल बिकम टाउ डी थीटा अपॉन डी टी, एंड डी थीटा अपॉन डी टी इज ओमेगा, तो इट विल बिकम टाउ ओमेगा। ये पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क है। एक क्वेश्चन इस पर ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन इज टू मेंटेन अ रोटर at a uniform angular speed of 200 per second, an engine needs to transmit a torque
of 180 Newton meter, 180 Newton meter, full stop, what is the power of engine? ओके, लेट्स ट्राई. यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है, लेट्स सी. टू मेंटेन अ रोटर एट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 200 पर सेकेंड. तो ये ऑब्वियसली रेडियन पर सेकेंड में दिया होगा. रेडियन की डायमेंशन नहीं होती, इसलिए उसको मेंशन कभी बार नहीं करते हैं. तो ओमेगा की वैल्यू है 200 सेकेंड इनवर्स. एंड ट्रांसमीटर टॉक हमें दिया हुआ है 180 न्यूटन मीटर. यानी सारी क्वांटिटीज़ की यूनिट जो हैं वो एसआई सिस्टम में है, तो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं. फॉर्मूला यहाँ पे ऑफकोर्स पी इक्वल्स टू टाउ ओमेगा लगेगा. सो आंसर विल बी 200 इंटू 180. सो दिस विल गिव अस 36,000 watts आंसर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंगुलर मोमेंटम का कंपैरिजन. हम अगर जो हमने टॉक के लिए किया वो हम एंगुलर मोमेंटम के लिए भी कर सकते हैं. सो एंगुलर मोमेंटम के लिए देखते हैं अब. एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है एल, और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ये आर क्रॉस एफ है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. और बाय जैसे फोर्स इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी होता है बाय सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, वैसे टॉर्क इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी होना चाहिए. वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको. सो यहाँ से टॉर्क की अगर वैल्यू लगाएं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी एल अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस डी पी वेक्टर अपॉन डी टी. एंड यहाँ से हमारे पास आएगा पी का फॉर्मूला होता है एम इंटू वी, तो आर वेक्टर क्रॉस एम, ये हो गया डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी. एंड आर क्रॉस वी इज ओमेगा, आर क्रॉस वी, सॉरी वी इक्वल्स टू आर ओमेगा. ये आर वेक्टर क्रॉस एम, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं अभी. इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, सो इट विल बिकम डी एल अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर इंटू एम इंटू डी अपॉन डी टी, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा. सो आर बाहर आ जाएगा, ये हो गया आर स्क्वायर इंटू एम डी ओमेगा अपॉन डी टी. दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं. तो डी एल अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से एल, और ये एम आर स्क्वायर और डी ओमेगा अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन ओमेगा. तो एल का फॉर्मूला आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा. एंड सिंस वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो यहाँ से एल का फॉर्मूला हो जाएगा एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, आई ओमेगा. ओके, सो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास. इसके अलावा एल इक्वल्स टू हम फॉर्मूला एक लिख सकते हैं. एक फॉर्मूला में ऑलरेडी पता है, डेट एल इक्वल्स टू आर पी, आर पी या वेक्टर फॉर्म में एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. सो एक फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है एल इक्वल्स टू आर एम वी या एम वी आर. तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले आ जाएंगे सारे, जो भी हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम उनको प्लेस कर सकते हैं. इसी के साथ में अगर हम इसे आई जे के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो अगर हमें मोमेंटम दिया हुआ है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, और आर वेक्टर दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. सो एल वेक्टर यहाँ से हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, दैट मीन्स पी, सॉरी एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप क्रॉस पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप. तो यहाँ से इसे क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेंगे और ये आई जे के फॉर्म में आंसर आ जाएगा. इसको पूरा कंप्लीट करना और यहाँ से एल एक्स एल वाई एल जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो क्या आएंगे. ओके, नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं. एंगुलर मोमेंटम, हाँ एक और चीज़,
आर क्रॉस पी लिखा हुआ है तो हम एल को भी टाउ की तरह आर पी साइन थीटा लिख सकते हैं, और एल इक्वल्स टू आर वेक्टर पी, ये भी इसके फॉर्मूले हो सकते हैं। और डायग्राम इसमें हम सेम बना सकते हैं जो हमने टॉर्क के लिए बनाया था, तो वो सेम डायग्राम यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। दिस इज़ द फिक्स्ड पॉइंट ओ, दिस इज़ द पॉइंट पी वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम फॉर, दिस इज़ द फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स है, एंड दिस विल बी डिस्टेंस आर, तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होगी, ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ओके, ये लाइन ऑफ फोर्स, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। तो सेम वैसे ही टॉक की तरह यहाँ से ये फॉर्मूले भी हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट एक एंगुलर मोमेंटम पे भी क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन of mass 9 into 10 to the power minus 31 kg revolves in a circle of radius 0.53 angstrom around the nucleus of hydrogen with velocity 2.2 into 10 to the power 6 meter per second. Show that the angular momentum of electron is h upon 2 pi, where h is Planck's constant. Planck's constant with value h equals to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. Okay, so for this first see the values. इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, रेडियस पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 into 10 to the power minus 31 kg, radius is 0.53 angstrom, 1 angstrom is 10 to the power minus 10 meter, so this will be 0.53 into 10 to the power minus 10 meter, and speed is 2.2 into 10 to the power 6 meter per second. एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है। एंगुलर मोमेंटम एल का फॉर्मूला होता है mvr, सारी वैल्यूज लगी हुई हैं यहाँ पे, इनको बस मल्टीप्लाई करना है। 2.2 10 to the power 6। ओके, इनको सॉल्व करना जो भी आ रहा है यहाँ से। फिर इसके बाद हमें h अपॉन 2 पाई निकालना है। सो h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14। अब इसको सॉल्व करना है यहाँ से जो भी आ रहा है, ये भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड में या जूल सेकंड में आएगा। ये दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 हैज़ टू बी इक्वल्स टू 2। तो ये यहाँ से सॉल्व करके आप खुद से प्रूव करना सेम आता है या नहीं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम ज्योमेट्रिकली कैसे समझ सकते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। एंगुलर मोमेंटम की मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी एक्चुअली ऊपर वाले टॉपिक में। डेफिनेशन आप फॉर्मूले से बना सकते हो, फिर भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ डेफिनेशन। ये ऊपर का टॉपिक रह गया था, मैं एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। फॉर्मूले से ही बनानी है हमें। ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज angular momentum of a body about a given axis is the product of linear momentum and the perpendicular distance
of line of action of force, line of action of लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नहीं आएगा, फोर्स टॉर्क में आता है, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम आएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लेकिन वो सेम होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम आर सेम, मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो इसे उसी टॉपिक के अंदर ही नोट कर लेना. ओके, नाउ सो वी वर डूइंग द टॉपिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है एंगुलर मोमेंटम का? तो उसके लिए एक बॉडी लेते हैं जो कुछ डिस्टेंस मूव कर रही है किसी प्लेन में. सो प्लेन लेने के लिए हमें ये यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होगा. दिस इज़ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. यहाँ पे सपोज़ हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है, यहाँ पर ये पॉइंट दिया है, ये सपोज़ है एक्सिस वाई, ये है एक्सिस एक्स, देन दिस विल बी एक्सिस जेड. तो एक्स वाई प्लेन में हमें ये पॉइंट दिया हुआ है एंड दिस पॉइंट मूव्स फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. सो द पोजीशन वेक्टर्स विल बी, इसके लिए ये पोजीशन वेक्टर है एंड इसके लिए ये पोजीशन वेक्टर, एंड दिस इज़ फर्स्ट वन इज़ आर वेक्टर. और इसने बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर किया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर किया. सो दिस डिस्टेंस इज डी आर वेक्टर सपोज. सो दिस विल बिकम आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर. थोड़ा सा डिस्टेंस आगे कवर कर लिया इसने. ओके, सो ये आ गया अपने पास. अब इससे हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है. कैसे निकालेंगे? इसका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं. एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया कितना बनेगा, फिर उसको हम एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट करेंगे. सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी. एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये होगा डी ए. बिकॉज छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया तो एरिया भी स्मॉल आएगा. हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला होता है इसका. वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मॉडुलस ऑफ वन साइड, बेस साइड इनटू परपेंडिकुलर साइड. तो बेस साइड होगी यहाँ पे ओ ए वैक्टर और परपेंडिकुलर साइड होगी ए बी वैक्टर. ए बी वैक्टर, ठीक. सो डी ए विल बी 1/2 ओ ए वैक्टर. ओ ए वैक्टर है हमारे पास आर वैक्टर और ओ बी वैक्टर इज डी आर वैक्टर, डी आर वैक्टर. ठीक है, अब इसका यहाँ पे हम आगे कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन. ये एरिया भी वेक्टर चल रहा है. डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time. So this will become dA upon dt and 1/2 r vector cross dr vector upon dt. Now dA vector upon dt तो ये एरियल वेलोसिटी हो गई. 1/2 r vector as it is and dr vector upon dt will be v vector. Okay, now v vector is, v vector का मोमेंटम के टर्म में फॉर्मूला होता है मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर. तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू होगा पी वेक्टर अपॉन मास. इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं. सो नाउ डी ए वेक्टर अपॉन डी टी विल बी 1/2 मॉडुलस आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर अपॉन एम, एंड आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इज एंगुलर मोमेंटम. सो 1/2 एम इंटू मॉडुलस ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आ गया 2m डी ए वैक्टर अपॉन डी टी. ये भी मॉडुलस में चल रहा है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इसके लिए. ओके, सो यहाँ से 2m डी ए अपॉन डी टी मॉडुलस ये आ गया. सो एंगुलर मोमेंटम का बेसिकली यहाँ से डेफिनेशन क्या बना? इट इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. एंगुलर मोमेंटम is twice the product of mass and aerial velocity, that is rate of change in area
of given particle. ओके, एक डेफिनेशन यहाँ से बन जाएगी, ये ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन इसकी और ज्योमेट्रिकल मीनिंग है एंगुलर मोमेंटम का। तो जो एरिया चेंज, एंगुलर मोमेंटम जो है बेसिकली वो एरिया चेंज कराएगा। कोई बॉडी अगर घूम रही है तो वहाँ पे कुछ एरिया वो कवर कर रही होगी, स्वीप कर रही होगी कुछ एरिया, तो वहाँ से भी हम एंगुलर मोमेंटम का कनेक्शन ढूंढ सकते थे, हमने वो ढूंढा यहाँ पे। इसका इसी से केपलर का लॉ निकलता है प्लैनेटरी मोशन का, जो आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ग्रेविटी चैप्टर जो है, वहाँ पे केपलर्स मोशन होते हैं जो प्लैनेट के मोशन को स्टडी करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो उनमें से एक लॉ हमें जो प्लैनेट एरिया कवर करते हैं उनसे उनके एंगुलर मोमेंटम का कनेक्शन शो करता है, वो यही सेम डेरिवेशन है, सेम टॉपिक है। ओके, सो यहाँ पे ही हमारा टॉपिक फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंगुलर मोमेंटम हमने कर लिया, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क हमने देख लिया। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क मैंने एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में ही बता दिया है, तो वो हम वहाँ से ही अलग से पूछा जाता है तो वहाँ से निकाल सकते हैं हम अलग से, तो वो हो चुका है हमारे पास टॉपिक। तो इसके बाद अपने पास बचता है इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा हुआ है एक्चुअली पहले, मैं थोड़ा सा दोबारा यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़। ओके, सो इक्विलिब्रियम का मीनिंग है बेसिकली कि इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा किसी बॉडी का, जो भी बॉडी हमें गिवन है। तो क्या मीनिंग होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सो बेसिकली देयर आर टू कंडीशंस, पहले दो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की जो सेटिस्फाई होने चाहिए। दो टाइप हैं बेसिकली इक्विलिब्रियम के। अगर कोई बॉडी कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम में ही होनी चाहिए। सो फॉर इक्विलिब्रियम इन जनरल, if a body is said to be in equilibrium, it has to be in both translational and rotational equilibrium. Translational and rotational equilibrium. So first one is translational equilibrium. Translational equilibrium, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि नेट फोर्स बॉडी पर जीरो होना चाहिए। सो अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ is said to be in translational equilibrium if it remains at rest or moving with constant velocity full stop. For this, the net external force on the body has to be zero. The net external force on the body has to be zero. ओके, तो बेसिकली कंडीशन है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की दैट नेट फोर्स इज ज़ीरो, सिर्फ इतना ही। और फोर्स का फॉर्मूला क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, सो इट विल गिव अस नेट एक्सेलरेशन ऑल्सो ज़ीरो। दिस इज़ वाई इनर्शिया इज़ नॉट चेंजिंग। बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मूविंग है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। अब इसमें दो कंडीशन आ सकती हैं, या तो बॉडी रेस्ट में है या मूवेबल है, मूव कर रही है। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो हम उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, अगर बॉडी मोशन में है तो उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। सो इट फर्दर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, if body is at rest, then it will be called static equilibrium. And if it is moving with constant velocity,
moving with constant velocity, then it will be called dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium. ओके सो इसके दो फर्दर टाइप आगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के, स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, इनका मीनिंग बहुत ऑब्वियस है. नेक्स्ट इसी के अंदर कंडीशन जो होती है इक्विलिब्रियम की, इट इज़ फोर्स इक्वल्स टू जीरो हमने लिखा हुआ है. इसको अगर हमें एनर्जी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स का फॉर्मूला माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है. सो ये माइनस डी यू अपॉन डी आर भी हैज़ टू बी ज़ीरो. दैट मीन्स यू शुड बी कॉन्स्टेंट. यू इज़ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी हैज़ टू बी कंजर्व और कांस्टेंट, तभी वो वहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम देता है. ये कंडीशन है इसके लिए. सो अब इसके बेसिस पर भी हमारे पास कई सारी सिचुएशन हो सकती हैं, जैसे कि यू की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है और मिनिमम हो सकती है. तो उनके अकॉर्डिंगली जो इक्विलिब्रियम है वो फिर अलग से फिर दूसरे टाइप्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो यहाँ से कुछ और टाइप्स आ जाएंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के. फर्दरली on the basis of energy, translational equilibrium can be divided into three types. First one is stable equilibrium. In this condition, the body tries to regain its original position. Because the energy in this equilibrium, the energy which is the potential energy, is minimum in this condition. एग्जाम्पल है टेबल चेयर लाइंग ऑन ग्राउंड और समथिंग. ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. Okay, next, second type of equilibrium is unstable equilibrium. This is opposite of the stable equilibrium. यहाँ पे energy maximum होती है and body does not try to regain its original position. Body, if get disturbed, will not come back to its original position. In this type of equilibrium, and potential energy is maximum in such case. Full stop. तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया. इसका एग्जांपल है बुक स्टैंडिंग ऑन एज ऑफ टेबल. Okay, next, third type of equilibrium is neutral equilibrium, which is not stable neither unstable. It is neutral equilibrium. So in neutral equilibrium, a body can stay in equilibrium even after being
even after being slightly displaced and released. If a body can stay in equilibrium even after being slightly displaced and released, then the body is said to be in neutral equilibrium. Then it is neutral equilibrium. फर्स्ट टू में अनस्टेबल और स्टेबल में अगर आपने डिस्प्लेस किया तो उसका इक्विलिब्रियम की कंडीशन चेंज हो जाएगी, वो इसके बाद वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, लेकिन स्टेबल वाले में वो फिर वापस आने की कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल वाले में वो वापस आने की कोशिश नहीं करेगा सेम पोजीशन पर। तो ये डिफरेंस है। जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आप मूव करोगे, डिस्टर्ब करोगे बॉडी को, तब भी वो वहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर ही रहेगी, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, आफ्टर देन दैट ऑल्सो इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। So in this condition the potential energy is constant, it is neither minimum or maximum, it is just constant। तो मूव करने के बाद भी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, जो हम डिस्प्लेस कर रहे हैं बॉडी को उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जबकि स्टेबल और अनस्टेबल में ऐसा होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से कम की तरफ डाउन होती है, यानी मैक्सिमम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती है डिस्टर्ब करने पर, और स्टेबल वाले में डिस्टर्ब करने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। दिस इज़ वाई स्टेबल वाले में वो वापस आता है और अनस्टेबल वाले में वो वापस नहीं आता। जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में वैल्यू जो है एनर्जी की वो चेंज ही नहीं होती। दिस इज़ वाई इट डज़ नॉट ट्राई टू डू एनीथिंग, वो स्टिल इक्विलिब्रियम में रहता है फिर भी। तो ये हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तीनों को मैं एक साथ समझाता हूँ एक डायग्राम से। सो दिस इज़ सम कर्व्स, इमेजिन यहाँ पे कुछ वैलीज़ हैं, इस टाइप का हमें एक कर्व दिया हुआ है। यहाँ पर सपोज़ एक बॉल रखी है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी है ये ए पॉइंट पर, एक ऑब्जेक्ट रखी है ये बी पॉइंट पर, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सी पॉइंट पर। तो अगर हम ए को डिस्टर्ब करेंगे तो ये वैली से ऊपर नीचे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन वापस फिर ए पर लौट के आएगी, क्योंकि ए पॉइंट पर एनर्जी जो है वो मिनिमम है, ये ग्राउंड के पास में एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है। तो ए पॉइंट जो है वो स्लाइटली डिस्टर्ब होने पर अपना इक्विलिब्रियम की कंडीशन खो देगा और वापस अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आने की कोशिश करेगा, और डिस्टर्ब होने की वजह से उसका जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। सो दिस इज़ द केस फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि बी पॉइंट पर चेक करो, बी पॉइंट पर हम थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा और अभी उसकी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट से प्रोपोर्शनल होती है, तो एनर्जी इसकी मैक्सिमम है तो डिस्टर्ब करने पर इसकी एनर्जी डिक्रीज़ होगी, इसलिए वो हमेशा जो बॉडीज़ हैं वो कम एनर्जी की स्टेट में जाना चाहती हैं, कम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में जाना चाहती हैं। तो बी पॉइंट वापस लौट के नहीं आएगा क्योंकि वो ओरिजिनली मैक्सिमम एनर्जी की केस में था। सो दिस विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और सी पॉइंट के लिए हम थोड़ा सा सी पॉइंट को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो वो स्टिल सेम हाइट पर रहेगा, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस चेंज नहीं आएगा। दिस मीन्स इट विल कीप ऑन स्टेइंग इन इक्विलिब्रियम वेदर इट इज़ डिस्टर्ब्ड और नॉट। तो ये हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी डिस्टर्ब करने पर भी। ओके, एक कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है इक्विलिब्रियम में, ये फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे फिर चेंज की बात क्यों हो रही है अनस्टेबल और स्टेबल में? चेंज तब हो रहा है जब हम डिस्टर्ब कर रहे हैं पोजीशन को। जो कंडीशन है पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होने की और फोर्स जीरो होने की, वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन के लिए है। अगर वहाँ पर ही रहेगी बॉडी तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो वो चेंज हो सकती है या नहीं होगी चेंज। तो वो तीनों सिनेरियो यहाँ पर शो किए हुए हैं। अगर डिस्टर्ब करने पर चेंज नहीं हो रही तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, अगर डिस्टर्ब करने पर चेंज हो रही है तो वो अनस्टेबल या स्टेबल हो सकता है। अगर वो डिस्टर्ब करने पे एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है तो वो अनस्टेबल होगा, डिक्रीज़, और डिस्टर्ब करने पर एनर्जी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये सारी कंडीशंस हैं यहाँ पे। जो पॉइंट्स हैं उनको आप मेंशन भी कर सकते हो, यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स बनेंगे, अपनी लैंग्वेज में बना के उसके यहाँ पे लिख लोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली आपको डिस्टर्ब करने पे क्या हो रहा है वो लिखना है यहाँ पे सबके लिए, पोजीशन पे लौटने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा वो लिखना है,
और एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है किस केस में वो लिखना है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की सारी कंडीशंस होगी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है।